क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशंस, जीव और समष्टियों के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म के बारे में और पॉपुलेशंस के बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी या ओइकोलॉजी दो ग्रीक शब्द ओइकॉस मीन्स होता हाउस और डेवलिंग और लिविंग प्लेस, और इस तरह से हम कह सकते हैं इकोलॉजी माइट देयरफॉर बी थॉट ऑफ एज द स्टडी ऑफ हाउस लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लोगोस मीन्स होता है डिस्कोर्स और स्टडी, अध्ययन से मिलकर निर्मित हुआ है। इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी के अंतर्गत जीव एवं उसके वातावरण या पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों इंट्रैक्शंस का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए हम इकोलॉजी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। जीव और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले जंतु विज्ञान शास्त्री रेटर ने 1868 में इकोलॉजी या इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। इकोलॉजी के पश्चात वनस्पतिज्ञों ने भी कई तरह से इकोलॉजी को परिभाषित करने का प्रयास किया था। उनमें से कुछ प्रमुख बॉटनिस्ट जिन्होंने इकोलॉजी शब्द को परिभाषित किया है, उनमें सबसे पहला नाम आता है अर्नेस्ट हैकेल का। अर्नेस्ट हैकेल ने बताया कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। इसके पश्चात यूजीन वुडम ने भी इकोलॉजी को परिभाषित किया और ये बताया कि यह प्रकृति की संरचना एवं उसकी प्रक्रिया का अध्ययन है। इसी प्रकार से प्रोफेसर आर मिश्रा 1967 ने भी इकोलॉजी को परिभाषित करने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी रूप यानी फॉर्म, प्रक्रिया अर्थात फंक्शन और कारकों यानी फैक्टर्स के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी होता है। इस तरह से इकोलॉजी को हम कई तरह से परिभाषित करते हैं। सामान्य भाषा में हम जीव और उसके चारों ओर उपस्थित पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहते हैं। अब आता है कि एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि प्लस आवरण, परिधन आवरण से मिलकर बना है। इससे परि से तात्पर्य होता है चारों ओर से, और आवरण का अर्थ होता है ढके हुए या आवृत, अर्थात हमारे समीपवर्ती या आसपास एवं चारों ओर जो कुछ भी है उसे हम पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। जिन वस्तुओं, रचनाओं और शक्तियों से हम घिरे हैं वही हमारा पर्यावरण निर्धारित करते हैं। पर्यावरण के परिधि में मानव के चारों ओर फैले हुए या उपस्थित वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण में ही मानव का संपूर्ण जीवन अर्थात जन्म से मृत्यु पर्यंत व्यतीत होता है। अतः पर्यावरण द्वारा ही मानव का सर्वांगीण विकास, चाहे वो वैयक्तिक हो या सामाजिक क्षेत्रों में, सुगमतापूर्वक होता है। अच्छे वातावरण या पर्यावरण की इसीलिए महती आवश्यकता होती है ताकि मानव आदर्श रूप में स्वस्थ नागरिक बन सके और सुखद जीवन व्यतीत कर सके। इसके अभाव में इसका विकास स्वस्थ नागरिक के रूप में कदापि नहीं हो पाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो भी जीवित अथवा निर्जीव घटक हैं वे सब आपस में मिलकर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं और जीवन की क्रियाओं को
चलाने में मदद करते हैं। इस तरह से बात करते हैं कि पर्यावरण कितने प्रकार का हो सकता है। तो पर्यावरण भौतिक पर्यावरण, जिसे हम नेचुरल इन्वायरमेंट या प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, दूसरा जैविक पर्यावरण और तीसरा मनोसामाजिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का प्रमुख भाग भौतिक पर्यावरण से मिलकर बनता है, जिसके अंतर्गत वायु, जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, नदी, पर्वत, खनिज पदार्थ, विकिरण एवं अन्य पदार्थ सम्मिलित हैं, जिनमें मनुष्य का निरंतर संपर्क रहता है। हमेशा इन घटकों के संपर्क में रहने के कारण ये मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं। सामान्य अवस्था की सामंजस्यता टूटने से मनुष्य पर्यावरण के दुष्प्रभावों से प्रभावित होता है। दूसरा आता है जैविक पर्यावरण। संपूर्ण भूमंडल में जैविक पर्यावरण बहुत बड़ा अवयव है, जो कि मानव के इर्द गिर्द रहता है। यहाँ तक कि एक मानव के लिए दूसरा मानव भी पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। जीव जंतु एवं वनस्पति इस घटक के प्रमुख सहयोगी हैं। जैविक पर्यावरण दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला कह सकते हैं पौधों का वातावरण और दूसरा कह सकते हैं जीव और जंतुओं का वातावरण। सभी जीव एक सामाजिक समूह में कार्य करते हैं। तीसरा आता है मनोसामाजिक पर्यावरण। मनोसामाजिक पर्यावरण मानव में के सामाजिक संबंधों को प्रकट करता है। इसके अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में मानव के व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है हैबिटेट। क्या होता है? वासस्थान से हम कह सकते हैं। तो आप जानते हैं वासस्थान से संबंधित पारिस्थितिकी के अध्ययन को हम वासस्थान पारिस्थितिकी या हैबिटेट इकोलॉजी कहते हैं। सभी जीव एक निश्चित स्थान पर रहते हैं और जीवन की विभिन्न क्रियाओं जैसे कि जनन आदि को करते हैं। वासस्थान वह स्थान है जहाँ पर कोई जीव या समष्टि सामान्य रूप से निवास करती है। सामान्यतः वासस्थान एक बृहद क्षेत्र होता है जिसमें जीव या समष्टि या फिर अनेक जातियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। दूसरा पार्ट आता है पारिस्थितिक संगठन या इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो पारिस्थितिक जगत में पाए जाने वाले क्रियाशील घटकों का क्रमबद्ध संगठन जो आरोही क्रम में उपस्थित रहता है, पारिस्थितिक संगठन कहलाता है। प्रत्येक जीव एक समष्टि, एक समुदाय, पारितंत्र, जीवोम एवं जीवमंडल का भी सदस्य होता है और पारिस्थितिक संगठन के हम कई स्तरों में इसे बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत जीव या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जीव या व्यष्टि पारिस्थितिक संगठन की आधारभूत इकाई है। व्यष्टि अपने समान जीवों से एवं साथ ही अन्य जाति के जीवों के साथ अन्योन्य क्रियाएं करता रहता है। प्रत्येक जीव एक विशिष्ट स्वरूप, कार्य की, व्यवहार, वितरण एवं अनुकूलन होता है जो कि पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप होता है। जीव ऊर्जा एवं पदार्थ अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है तथा अपने अवशिष्ट पदार्थ पर्यावरण में त्यागता है। समष्टि क्या है? पॉपुलेशन क्या है? तो किसी निश्चित समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की जाति के व्यष्टियों या जीवों की कुल संख्या को हम समष्टि या आबादी के नाम से जानते हैं। जैसे तालाब में मछलियों की समष्टि, किसी भी फसल के खेत में उस फसल की समष्टि, जैसे कि गेहूं खेत में गेहूं की समष्टि, इसे ही हम पॉपुलेशन कहते हैं। तीसरा टर्म आता है समुदाय। किसी एक क्षेत्र में स्थित विभिन्न जातियों की समष्टियाँ स्थानीय समुदाय कहलाती हैं। आवास स्थान की भिन्नता के आधार पर जैव समुदाय में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे कि वन समुदाय, घास स्थलीय समुदाय, तालाब समुदाय, मरुस्थल समुदाय, ये सभी कम्युनिटी कहलाती हैं। चौथा आता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। तो जैव समष्टि एवं भौतिक पर्यावरण से बना यह स्वनियंत्रित एवं स्वनिर्भर प्रकृति का भाग है। पारितंत्र में जैव घटक और अजैव घटक
बायोटिक एंड नॉन बायोटिक घटक कंपोनेंट्स दोनों पाए जाते हैं और पारतंत्र में ऊर्जा एवं पोषक पदार्थों का पुनः चक्रण होता है। अगला टर्म आता है जीवोम। जीवोम या बायोम क्या है? तो यह एक प्राकृतिक और स्थायी बृहद क्षेत्र है जिसका आकार पारितंत्र से काफ़ी बड़ा होता है। इसकी सीमा विभिन्न प्रकार की जलवायु द्वारा चिन्हित होती है। जीवोम दो प्रकार का हो सकता है, स्थलीय और जलीय। यद्यपि प्रत्येक प्रकार के जीवों में अनेक प्रकार के पारितंत्र के खंड पाए जाते हैं, जैसे कि वन में झील का पाया जाना। स्थलीय जीवों के कुछ उदाहरण हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन एवं मरुस्थल जीवों। अब आता है जैवमंडल या बायोस्फीयर क्या है? तो पृथ्वी का संपूर्ण स्थलीय एवं जलीय जीवों जहाँ तक जीवों के पाए जाने की संभावना होती है जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल की मोटाई लगभग 22.5 किलोमीटर होती है जो समुद्र तल से पहाड़ों के शीर्ष तक होती है। यह पारितंत्र संगठन की सबसे ऊंची इकाई है जिसमें पृथ्वी के सभी 3 घटक जलमंडल, स्थलमंडल एवं वायुमंडल सम्मिलित होते हैं। अर्थात बायोस्फीयर या जैवमंडल के अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों सम्मिलित होते हैं। अगला पार्ट आता है पारिस्थितिक कर्म स्थिति, जिसे हम इकोलॉजिकल निच के नाम से जानते हैं। जब जीवधारी का सूक्ष्म आवास उसके भौतिक आवास तथा अन्य जीवधारियों के साथ उसके प्रकार्यात्मक संबंधों द्वारा निर्धारित होता है तो ऐसी परिस्थिति को कर्म स्थिति या कर्मता या निच कहते हैं। कर्म स्थिति या कर्मता जीवधारी का स्थान एवं कार्य यानी पता और व्यवसाय दोनों को दर्शाती है। पारिस्थितिकी कर्म स्थिति से तात्पर्य जीव के लिए वह स्थान है जो उसकी सक्रियता के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होता है या उसके वास स्थान से भिन्न होता है। कर्म स्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रिनेल 1913 ने प्रत्येक जाति के उस आवासीय भाग के लिए किया था जिससे वह कार्य संपन्न करती है। इकोलॉजिकल निच को हचिंसन ने परिभाषित किया है और बताया है कि कर्म स्थिति में अजैविक और जैविक कारकों की पूर्णतया सम्मिलित किया जाता है जिसके लिए कोई जाति विशिष्ट रूप से अनुकूलित होती है। यानी हचिंसन के अनुसार कर्म स्थिति में अजैविक और जैविक कारकों की पूर्णता सम्मिलित है जिनके लिए कोई जाति विशिष्ट रूप से अनुकूलित होती है। मैकफेडन ने कर्म स्थिति को वातावरण का गुण बताया। उनके अनुसार कर्म स्थिति उन पारिस्थितिक दशाओं का समूह है जिनके अंतर्गत एक जाति प्रजनन तथा उन दशाओं में स्थिर रहने के लिए संसाधनों या ऊर्जा का अधिकतम दोहन कर सके। पारिस्थितिकी कर्म स्थिति के बारे में एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल निच से आप क्या समझते हैं। अब अगला आता है जीव और पर्यावरण। जीव और पर्यावरण और जीवों पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों को हम अगले वीडियो के माध्यम से शीघ्र ही आपको प्रेषित करेंगे। तो आज जीव और समष्टियाँ महत्वपूर्ण चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी गई है। इसे आप अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम जीव और पर्यावरण ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे और इसे बताएंगे कि जीवों पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। उन कारकों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।